नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजिरा लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र पर सरकार और अपोजिशन में रस्साकशी बढ़ गई है। नृपेंद्र मिश्र के मामले को लेकर मोदी सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है। ट्राई के कानून में तरमीम के लिए वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में यह बिल पेश किया है। सरकार पहले जारी किए गए ऑर्डिनेंस को कानूनी जामा पहनाने के लिए यह बिल पास कराना चाहती है। उधर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के इस बिल की मुखालफत की है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एक शख्स के लिए सरकार कानून में तरमीम क्यों चाहती है? क्या मोदी हुकूमत ट्राई जैसे इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना चाहती है या फिर एनडीए हुकूमत इस बिल के लिए अपोजिशन को पस्त करना चाहती है? इसके अलावा हम बात करेंगे हिंद अमेरिका के बीच रिश्तों की। हिंदुस्तान के साथ रिश्ते इस्तवार करने के लिए अमेरिकी वजारत खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी विलियम बर्न्स दिल्ली में हैं। उन्होंने वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। बर्न्स अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी के 31 जुलाई के मुजवजा हिंदुस्तानी दौरे के दौरान होने वाली अहम मीटिंग की तैयारी के लिए हिंदुस्तान आए हुए हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर बराक ओबामा का दावतनामा भी सौंपा है। जिस हुकूमत ने मोदी को अमेरिका आने का वीजा तक नहीं दिया, उसके रुख में तब्दीली की वजह क्या है, इस पर भी बात होगी। हिंद अमेरिका बढ़ते रिश्तों से बरसगीर की सियासत पर भी क्या असर पड़ेगा, इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजिरा। नृपेंद्र मिश्र को वजीर आजम का पर्सनल सेक्रेटरी बाकायदा तौर पर बनाने के मामले को लेकर मोदी सरकार ने लोकसभा में आज एक बिल पेश किया है। ट्राई के कानून में तब्दीली के लिए वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में यह बिल पेश किया। सरकार पहले जारी किए गए ऑर्डिनेंस को कानूनी जामा पहनाने के लिए यह बिल पास कराना चाहती है। उधर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के इस बिल की मुखालफत की है और इसे ट्राई की खुदमुख्तारी के खिलाफ बताया है। लोकसभा में तो इस बिल को पास कराने में मोदी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को पास कराने में मुश्किल हो सकती है। नृपेंद्र मिश्र को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हलफ लेने के साथ ही अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया था। नृपेंद्र मिश्र इससे पहले 2006 से 2009 तक ट्राई के सदर रहे थे, लेकिन ट्राई कानून के मुताबिक इस ओहदे से हटने के बाद कोई शख्स सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। उधर वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बिल पेश करने के बाद ये उम्मीद जाहिर की है कि यह बिल पास हो जाएगा। No, we are only pushing this bill based upon clear merits and we are quite confident it will pass by both houses. Thank you. और ट्राई के सदर के ओहदे पर रह चुके नृपेंद्र मिश्रा की पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मामूरी के लिए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसकी मुखालफत कांग्रेस ने की है। इस बारे में इस समय नुमाइंदा संजीव त्रिवेदी ने कांग्रेस लीडर वीरप्पा मोइली से बात की। आप लोगों ने टीआरएआई अमेंडमेंट बिल का विरोध किया था, क्यों अपोज कर रहे थे उसका? Which one? Why were you opposing the TRAI bill? क्यों आप लोग अपोज कर रहे थे इसका? That is on the Andhra. No. You are about to TRA. फिर से I'll do it. आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे, यू आर अपोजिंग इट, क्यों ऐसा किया जाता? Why were you No, opposing? that is but I don't know whether officially we have opposed it, but I always appropriate that, it is a personal matter and it's an individual matter. I don't think, it has any substantial issues. लेकिन क्या ऐसे में, जबकि इनके आंकड़े यहाँ पर नंबर्स ठीक हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आपके आंकड़े हैं, तो आप वहाँ भी अपोज करेंगे इसका? I don't know the official view of that. I will not be in a position to say that, but it is a personal view and they have done it only to oblige one person to be taken as a prime minister. And that compromises the independence of the TRAI? That is definitely so. और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने इसकी सख्त मुखालफत की इस बिल की, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। क्या पार्टी की तरफ से पहला रद्द-ए-अमल है? हालांकि दूसरे लीडरान का भी रद्द-ए-अमल हमने सुना, लेकिन साफ तौर पर कुछ सुनने को नहीं मिल सका। राजीव त्यागी जी, ये जो अपोजिशन की तरफ से लगातार इल्जाम लगता रहा है कि ये सरकार जो है ऑर्डिनेंस के सहारे चलना चाहती है, तरमीम करके कानून में आगे बढ़ना चाहती है, क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी का? देखिए, मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संवैधानिक व्यवस्था को देश के बदलना चाहती है, और ये हम लोग शुरू से कहते आए हैं, और आप देखिए धीरे धीरे लोग किस तरह से संविधान को तोड़ना बढ़ाना चाहेंगे। और ये सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है, और वो निश्चित रूप से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और
वाली बात पे यकीन करते हैं। कहा तो वो बहुत सिस्टम की पॉलिटिक्स की बात करते थे, आज वो राजनीति में जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ करके किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, तो ये चिंता का विषय है। ये नृपेंद्र मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2G पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किया था, जब 2G अलॉट किया गया था, जिसकी वजह से सारा घोटाला हुआ। आज उसी व्यक्ति को इस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ये चिंता का विषय है, नंबर एक। नंबर दो, अगर संविधान को आप बदलते हैं, उसमें आप ऑर्डिनेंस लाते हैं या किस तरह से आप पार्लियामेंट में चेंज करते हैं, तो एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग बाग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुत सारे लोग बाग हो सकते हैं जो चीजों को ठीक से चला सकते हैं। लेकिन आपका सवाल यानी कांग्रेस का सवाल यह है कि आखिर नृपेंद्र मिश्र क्यों? इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सिराज नकवी साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल साफ कानून है कि ट्राई का जो भी चेयरमैन होगा वो अगला कोई भी ओहदा सरकारी तौर पर वो नहीं ले सकता है, चाहे आईनी या गैर आईनी ओहदा हो, लेकिन तरमीम कर रही है कानून में, और इसी सिलसिले का बिल रविशंकर प्रसाद ने, जो कि वजीर कानून है, लोकसभा में पेश किया है। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो यह है शबाब साहब के बीजेपी का रवैया हमेशा आईनी इदारों के ताल्लुक से ये रहा है कि वो ऐसे इदारों को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। तो ट्राई ने जो कानून पास किया उसको बदलने की कोशिश भी दरअसल उसी का एक हिस्सा, उसकी पॉलिसी का, कि जिसके तहत वो आईनी इदारों को अपनी कठपुतली बना रही है या बनाने का उसका इरादा है। जहां तक इस खास मामले का ताल्लुक है तो ये नाकाबिले फहम है किसी एक शख्सियत के लिए हुकूमत इस हद तक क्यों जा रही है। आखिर जाहिर है कि अगर बहुत अच्छे अफसर हैं, वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, तब भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक आदमी को गैर मामूली तौर पर, गैर मामूली हालात में तोसी दी जाए, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाए। इसके पीछे सरकार के क्या मकासद हैं और क्यों वो ये कानून लाना चाहती है, सिर्फ एक आदमी के लिए कानून में क्यों तरमीम करना चाहती है, इसकी उसको पार्लियामेंट में भी वजाहत करनी चाहिए, अवाम के सामने भी वजाहत करनी चाहिए। इसलिए कि बज़ाहिर इस बात का कोई जवाब नहीं नजर आता कि जब एक पहले से कानून तय है और किसी आदमी को, एक जो ट्राई का चेयरमैन रहा हो, उसे बाद में किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रखा जाएगा, और ये पहले से एक रिवायत चली आ रही है, तो इसको बदलने के क्या असबाब हैं और क्या उसके पीछे सरकार की मंशा है। जाहिरी तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। राजीव त्यागी जी, अभी आपकी पार्टी को लोकसभा में अपोजिशन का दर्जा नहीं मिला है, क्या अभी इजलास चल रहा है, क्या इसके खिलाफ हिकमत अमली रहेगी कांग्रेस पार्टी की? किस तरह से मुखालफत करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पास 44 सीटें हैं लोकसभा में। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम पूरा विरोध करें इसमें, लेकिन आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस की पार्टी के पास पूरे देश में 20% वोट है। 20% मत होने के बाद कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी जानती है, और ये सही बात है कि जब एक बार एक संवैधानिक ढांचे में ये बात है कि ट्राई के चेयरमैन को कोई भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो नरेंद्र मोदी जी इन्हीं की नियुक्ति को करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई घालमेल है, कहीं ना कोई पर्दे के पीछे कोई राजनीति है, पर्दे के पीछे कुछ निजी स्वार्थ हैं। हो सकता है कि 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने खर्च किए हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहा है, उन कॉर्पोरेट लोगों का प्रेशर हो इनकी नियुक्ति में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, उसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जो बजट आया, रेलवे बजट आया है, चाहे वो आम बजट आया है, उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो सारी चीजों को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट के हाथों में खेलना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट के हाथ में खेले, धन पशुओं के हाथ में खेले, हम लोग बाग उसका हर तरह से विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम जमात की पार्टी है। हम लोग बाग जानते हैं कि आम जमात से किस तरह से संवाद हासिल किया जाएगा जिससे कि नरेंद्र मोदी को हम कुछ ही दिनों में बेनकाब कर दें। राजीव जी, आम बजट के जिस बनाया गया था अमित शाह को पार्टी का कौमी सदर, यह बयान दिया था दिग्विजय सिंह ने, आपके पार्टी के सीनियर लीडर, के दो ही लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, और अब ऐसा लगता है कि ये तीसरा नाम भी जुड़ गया है। सिराज नकवी साहब, जिस तरह से बार बार इल्जाम कांग्रेस की तरफ से ये लग रहा है, और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कॉर्पोरेट घराने का दबाव भी हो नरेंद्र मोदी पर, और सभी तरह के फैसले लिए जा रहे हैं इसी तनाजुर में, अगर दोनों बजट को देखा जाए तो वो भी बिल्कुल साफ है, तो किधर जा रही है ये सरकार? सरकार, जैसे भी राजीव त्यागी जी कह रहे थे, हालांकि जाहिर है कांग्रेस के हैं तो इनका मामला सियासी एतबार से भी हो सकता है, लेकिन मैं बहरहाल इस बात से इत्तेफाक करूंगा
कि ये सरकार कारपोरेट घरानों की तरफ इसका झुकाव है और सरमायादारों की तरफ इसका झुकाव है। इसलिए कि ये बात तो बहरहाल वाजे है। मुझे नहीं पता कि कितने पैसा लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम इलेक्शन के चंदे के तौर पर इसको मिली है। पूरे इलेक्शन की मुहिम को आप देखिए, और मुझे बड़ा अफसोस इस बात पर भी है, मैं यहां बहुत इलेक्शन कमीशन से इंतहाई माजरत के साथ ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ है इलेक्शन के दौरान उस पर जितना सख्त नोटिस लेना चाहिए था, जितने अखराजात बीजेपी ने जाहिर किए हैं और जितने सामने से नजर आ रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क है। और इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया और क्यों इस पर खामोशी इख्तियार की गई, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात यह कि जाहिर है कि सरकार को तमाम कर्जे, सरकार को नहीं, पार्टी को वो तमाम कर्जे उतारने हैं, तो उन कर्जों को उतारने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं और इसमें मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये अवाम मुखालिफ पॉलिसियां हैं और उन लोगों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसियां हैं जिनसे सरकार ने या पार्टी ने इलेक्शन के दौरान पैसा लिया है। हालांकि कहावत मशहूर है राजीव त्यागी जी कि बेहतर हुक्मरानी के लिए एक मजबूत अपोजिशन जरूरी है, लेकिन यहां मामला उल्टा है। अपोजिशन कमजोर है, इसलिए मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये जो फैसला लिया गया है, क्या आप कमजोर हैं, आपकी पार्टी कमजोर है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, इसलिए जो समझ में आ रहा है सरकार कर रही है? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग बात ये भूल जाते हैं कि एनडीए के पास एज ए होल देखा जाए तो करीब करीब 330 सांसद हैं और लोकसभा में 543 सांसद हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 200 से ऊपर सांसद अभी भी विरोध में है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जो चाहे वो कर लेगी। यानी आप पूरी मजबूती के साथ इसकी मुखालफत करेंगे? बिल्कुल, हर चीज की मुखालफत करेंगे जो आवाम के विरोध। और राज्यसभा का क्या सीन हो रहा है? वहां पर तो ज्यादा नंबर्स भी नहीं है। आइन के विरोध में होगी, उसका विरोध करेंगे। दूसरा, अमित शाह के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं, अमित शाह जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, हालांकि वो उनका अंदरूनी मामला है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर श्याम ले लिया जाए तो श्याम से स्याह पे आई है जी। और शाह को स्याह कर दिया जाए तो श्याम से स्याह पे आई है, नीले रंग से काले रंग पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर दागियों को इस तरह से अपना अध्यक्ष बना रही है तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बाग भारतीय जनता पार्टी को भी नकार के। फिलहाल तो हम लोग नृपेंद्र मिश्र की बात कर रहे थे और आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालफत करेगी और सिराज नकवी साहब ने भी कहा है कि इस तरह से बिल्कुल करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर वक्त है हालात हाजरा में एक वक्फे का। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, फौरन लौटते हैं छोटे से वक्फे के बाद। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू? बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब। अमेरिकी वजारत खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी विलियम बर्न्स ने दिल्ली में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान तिजारत, तवानाई, दिफा जैसे कई इशूज पर बातचीत हुई। बर्न्स अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी के 31 जुलाई के मुजवजा हिंदुस्तानी दौरे के दौरान होने वाली एक अहम मीटिंग की तैयारी के लिए हिंदुस्तान आए हैं। उधर अमेरिकी वजारत खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी विलियम्स बर्न्स
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सितंबर में होने वाले अमेरिका दौरे का इंतजार कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सके। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने की दावत पर बीजेपी ने हालांकि खुशी का इजहार किया है। अमेरिकी सरकार के उप सचिव विलियम बर्न्स की तरफ से औपचारिक तौर से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कि उनसे अमेरिका आने का और साथ साथ उनसे बातचीत करने का उन्होंने निमंत्रण दिया है। और ये बैठक और ये बातचीत यूएन जनरल असेंबली में, जिसमें सितंबर माह में श्री मोदी संभवतः उस यूएन जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए जाएंगे, वहां की बैठक के निमंत्रण के साथ साथ ये प्राप्त हुआ है। ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी पृष्ठभूमि रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे बने। सिराज साहब, एक वक्त वो था जब वीजा देने से अमेरिका ने इनकार किया था नरेंद्र मोदी को, और आज ये पैगाम अमेरिका से आया है कि सदर बराक ओबामा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो मुजव्वज़ा दौरा है नरेंद्र मोदी का। तो इतने दिनों में वाज़ेह फर्क आया है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी अब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनकी हुकूमत ये चाहती है कि ताल्लुकात बाहमी तौर पर बहुत ही अच्छे हों। तो ये जो तैयारी के तौर पर ये जो डिप्टी सेक्रेटरी का जो दौरा हुआ है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और हिंद अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस पूरे खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, उभरती हुई इक़्तिसादी ताकत है। तो अमेरिका नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो कुछ कहता रहा है, जो कुछ करता रहा है, जो कुछ उसकी पॉलिसियां रही हैं, वो किसी एक फर्द के बारे में थी, किसी एक पार्टी के एक लीडर के बारे में थी, किसी एक रियासत के वज़ीर आला के बारे में थी। वजीर आजम की हैसियत एक अलग तरह की हैसियत होती है, तो उसको, इन दोनों चीजों को मुझे नहीं लगता कि दोनों को आपस में मिलाया जाना चाहिए। ओबामा ने जो दावतनामा भेजा है वो नरेंद्र मोदी को नहीं है, वो हिंदुस्तान के वजीर आजम को है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या कोई दूसरा हो। अमेरिका की दिलचस्पी इस बात में हमेशा रही है कि अमेरिका हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए। उसकी वजह हिंदुस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती हुई अहमियत है। तो अगर नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा बहैसियत वजीर आजम, तो इसको बहुत गैर मामूली वाकये के तौर पर मैं मानता हूं नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसा सफारती आदाब के तहत बिल्कुल सही किया गया है, और जाहिर है कि इसका मतलब अगर नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज किया जाता तो ये किसी पार्टी का या किसी शख्सियत को नजरअंदाज किए जाने का मामला नहीं था, बल्कि ये हिंदुस्तान से ये दावतनामा हिंदुस्तान को दिया गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आलमी सतह पर जो हिंदुस्तान की अहमियत बढ़ रही है, अमेरिका इसका एतराफ भी कर चुका है, भले खुलकर नहीं कहा उसने कि दिल में इसका एतराफ है अमेरिका। अहमद रजा साहब, रिसर्च फेलो जामिया मिलिया इस्लामिया, इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना है सिराज नकवी साहब को, पूरे जो हालात हैं, पूरे तनाजुर में आप किस तरह से देखते हैं? दावतनामा दिया गया है बराक ओबामा की तरफ से, और यह भी कहा गया है, जो पैगाम आया है कि बेसब्री से इंतजार है नरेंद्र मोदी का सदर बराक ओबामा को। जी अहमद रजा साहब। हाँ यस बोलिए। जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ सर, हाँ यस बोलिए। आपका क्या कहना है, क्या तबसरा है जिस तरह से सिराज नकवी साहब ने कहा कि जी मोदी जो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किए हैं लास्ट मंथ, तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि इंडिया का जो भी इन्विटेशन जो रिसीव हुआ है बाय टेलीफोनिक, तो वो एज ए हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात हम लोगों को वेलकम करना चाहिए। और यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे जो भी डेमोक्रेटिक रिलेशन होंगे, तो इसको पास्ट के रिलेशन को आप देखते हुए कहा जा सकता है कि ओबामा की जो पॉलिसी है और मोदी की जो पॉलिसी है वो पैरेलल मैच करती है। क्योंकि तो आपने भी तारीफ की है सिराज नकवी साहब की, अहमद रजा साहब की, हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई अहमियत है आलमी सतह पर, उसको ख्याल में रखते हुए, उसका पास रखते हुए एक तरह से हिंदुस्तान को अहमियत दे रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका, और अमेरिका पहले भी हिंदुस्तान की हैसियत का एतराफ कर चुका है। सुधांशु मित्तल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बीजेपी के लीडर हैं। सुधांशु जी, बड़ी आफियत की बात है, बीजेपी के लीडर का हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, खास करके मोदी सरकार इस मामले में और ज्यादा पेशकदमी कर रही है। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि हर मुल्क के साथ हमारे संबंध बेहतर। मोदी जी कहते हैं कि की तरफ हमें आंख से आंख मिला के देखना है, आंख झुका के नहीं। जिससे फर्क है ना, वो फर्क इस बात का है
कि हम जो संबंध अच्छे चाहते हैं, हम किस स्तर पर चाहते हैं। क्या हम आंख झुका के उनसे बात करेंगे या आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ये सारे में जो सबसे पहलू निकल के आया है तो ये आया है कि ये सारी वार्ताएं और ये सारे मसले बराबरी के स्तर पे चर्चा में आ रहे हैं जी। और भारत का एक गौरव और भारत का एक मान जो है उसकी रक्षा करते हुए संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। कोई भी देश अगर भारत की अस्मिता से या भारत की इज्जत से या भारत के गौरव से उसको कम आंकेगा तो ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये सुधांशु जी पैदा होता है कि अगर रिश्ते और बेहतर होते हैं अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान को कितना फायदा होगा। इक्तिसादी सतह पर बातचीत की जा रही है दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर होने की। देखिए, रिश्ते बेहतर होने, किसी भी मुल्क से जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आपस में भाईचारा बढ़ने से आपस में व्यापार बढ़ता है, आपस में लोगों का आना जाना बढ़ता है। ये जैसे किसी रिश्तों में भी होता है वैसे ही मुल्कों के रिश्तों में होता है। उनके यहाँ की चीजें हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ की चीजें उनके यहाँ जाती है, हमारे लोग वहां जाते हैं, उनके लोग आते हैं। तो इसमें तो स्वाभाविक दोनों को ही फायदा होता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि फायदा नुकसान जो होता है वो देश की आन से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे इज्जत से चीजें की जा रही हैं देश की आन को रख के। लेकिन अमेरिका तो हर मौके पर आंखें दिखाता ही रहता है। सिराज साहब, सुधांशु जी का कहना है कि आन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, अना का ख्याल रखते हुए ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका आंख दिखाता रहता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, तो उसके खिलाफ किसी तरह की मज़ाहमत कोई मुल्क कर सकता है, या फिर इस वक्त हिंदुस्तान की जो नई हुकूमत है वो इस पोजीशन में है? नहीं, ये हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ऐसा कोई मामला सामने आता तो क्या करेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी पिछली सरकार में आपने देखा कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेट के बारे में, एक सफारतकार के ताल्लुक से जो अमेरिका में वाकया पेश आया, उसके बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसके बाद अमेरिका को किसी हद तक पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी खुददारी को बिल्कुल किनारे कर देंगे और फिर ताल्लुकात बनाएंगे तो जाहिर है उससे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो हिंदुस्तान से कम अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो इस सतह के नहीं है कि हिंदुस्तान को नजरअंदाज करे या उसके व्यापार को ठेस पहुंचा के ताल्लुकात को मजबूती की बात सोचे अमेरिका। जहां तक आपसी ताल्लुकात से दोनों ममालिक के फायदे और नुकसान का सवाल है तो दोनों ही के फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त अमेरिका, और अमेरिका से टेक्नोलॉजी के मैदान में और दूसरे कई मैदानों में हिंदुस्तान को काफी मदद मिल सकती है। अहमद रजा साहब, हालांकि सिराज नकवी साहब इस बात को पूरी तरह मुस्तरद कर रहे हैं कि जिस तरह से एक गुजरात के वजीर आला के हैसियत से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, तो इस मामले को जोड़कर देखा जाए। लेकिन जिस तरह से पूरे अमेरिका में अगर कहा जाए कि जो अमन पसंद लोग हैं उनके दरमियान शबी जो खराब हुई है, हिंदुस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं, पहले गुजरात के वजीर आला थे नरेंद्र मोदी, अब जबकि एक नई शक्ल में नए हैसियत से वो अमेरिका जाएंगे तो इस छवि को कितना बेहतर कर पाएंगे? अहमद रजा साहब। हाँ, यस सर। देखिए, अब जो नवंबर या अक्टूबर में जो विजिट होना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो इसकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होगा वो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है ये लोग देखेंगे कि किस किस एग्रीमेंट पे, किस किस मेमोरेंडम पे साइन होते हैं। अभी तक जो इंडिया के पॉइंट से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से पॉइंट देखा जाए तो इनकी जो डिमांड्स है उसको अभी जो भी इशू था यूएस का, लेकिन मोदी जी का जो भी मतलब फॉरेन पॉलिसी का जो भी मैनिफेस्टो, मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले अमेरिका नरेंद्र मोदी को नापसंद करता था, अब बहुत पसंद करने लगा है, बड़ी शिद्दत से इंतजार है, अब चूंकि वजीर आजम बन गया इसीलिए, जैसा कि सिराज साहब ने कहा। हाँ जी हाँ, नेक्स्ट विजिट प्राइम मिनिस्टर होगा। सबसे पहली बात है हम लोग देखना है कि किस किस मीटिंग में किस किस पे स्टैंड होने जा रहे हैं, टेररिस्ट पे, एंटी टेररिस्ट पे होने जा रहे हैं, डिफेंस पे, इंश्योरेंस पे, और उसके बाद की एमएनसी का जो प्रमोट करने की बात कही गई है, या जो टेक्नोलॉजी का जो है इम्पोर्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका हम आलमी समय से बातचीत करने के लिए। सुधांशु जी, एक सवाल तो उठेगा जरूर कि जिस तरह से अमेरिका नाराज रहता था पहले नरेंद्र मोदी जी से, अब वो मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं, तो ये जो बहुत कम दिनों में ये नुमाया फर्क आया, एक बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से एडजस्टमेंट होगा अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए अगर, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब पीएम की हैसियत से जाएंगे वजीर आजम, अब बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भी मिल चुका है उन्हें। जी सुधांशु जी, तो हमारा
राब्ता उनसे इस वक्त मुनक़ता हो गया और चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, आखिर में इसी मौजू पर हम फिर सिराज साहब से ये जानना चाहेंगे कि इस मरतबा जब वजीर आजम बनने के बाद एक पहला बड़ा दौरा अगर कहा जाए तो वो अमेरिका का होने वाला है अगले कुछ महीनों में, तो किस लिहाज से अगर सबसे देखा जाए हिंदुस्तानी नुक्ते नजर में तो कितना मुफीद होगा वजीर आजम का ये दौरा और अपनी छवि को अमरीकियों के सामने कितनी हद तक वो सही कर पाएंगे? जाहिर है कि ये पहला दौरा वजीर आजम का, तो इस वक्त जो कुछ अमेरिका से उनका पुराना मामला रहा है उसको एक तरफ रखकर अगर वो बात करते हैं तो ये कौमी मफाद में और ये मुल्क के मफाद में होगी ये चीज। और जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता हैं। कई ऐसे शोबे हैं जिसमें हिंदुस्तान को अमेरिका की मदद की जरूरत है और कई ऐसे शोबे हैं जहां हिंदुस्तान अमेरिका के लिए मददगार साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर सर्विस सेक्टर है, कई और दूसरे सेक्टर हैं जहां अमेरिका हिंदुस्तान से मदद ले सकता है। हिंदुस्तान इस वक्त सर्विस सेक्टर में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ मुल्क है। तो इस तरह की कई चीजें हैं। अमेरिका के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार भी है। तो दोनों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अपने जाती पसंद नापसंद से हटकर कौमी मफादात में और मुल्क के मफादात में एक दूसरे के साथ बात करें और ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये दौरा जो होगा इंतहाई मुफीद होगा दोनों ही मुल्कों के लिए, और खास करके हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सिराज नकवी साहब आपका आज इस समय के स्टूडियो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है, इसलिए गुफ्तगू को भी खत्म करते हैं, लेकिन इजाजत से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि आलमी समय चैनल इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।